नाउ पार्ट 6 ऑफ सेरेना। इसमें मैं एपिसोड 71 टू 75 कवर करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही वो ग्लव्स और जो हैंकी होता है वो कोई सूंघता है सेरेना का, और ये सूंघता है फ्रेडरिक। मतलब फ्रेडरिक को कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और यहाँ पर ये सेरेना अकेली सहमी बैठी हुई होती है और वो सोचती है मैं कैसे लड़ूं इस पेपर से। इस पेपर में मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन करना है, पर इस पेपर से तो मैं लड़ भी नहीं सकती। मैं कितनी ज़्यादा अकेली महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ब्लड की और इस तरीके की मुझे स्मेल आ रही है, इसलिए मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर वैसे ही बाहर से आवाज़ आता है। सेरेना को पता चलता है कि बाहर एक फ़ोन कॉल है और वो ट्राई करती है कि मैं फ़ोन करूं, और वो इस तरीके से अपना लॉकेट उठाती है और वो जाने की कोशिश करती है। और फिर इधर पे वो जो वॉचर होता है देखता है कि आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, और इस तरीके से वो उसको कुछ दिखाती है। और इधर पे जो आइज़र और जो सूहा होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं। सूहा प्रे करती है काश उसने उसका नेकलेस पहना हुआ हो। तो आइज़र बोलता है नेकलेस, कौन सा नेकलेस? तो सुहा बताती है कि ये सेरेना ने 4 साल पहले बनवाया था। एक्चुअली ये नॉर्मल नेकलेस जैसा ही है, उसके आपने नेक में देखा हुआ होगा, वो अक्सर पहना हुआ है, पर ये ऐसे अलग हो जाता है और उसके निडल में इस तरीके से जहर है। ये किसी को मारता नहीं है पर टेम्परली किसी को बेहोश कर देता है। और ये चीज़ फ्रेडरिक को पता है। वो रिसेंटली पहनती नहीं थी, पर मुझे फ्रेडरिक ने ही याद कराया था कि आप सेरेना को पहनवाना। तो 2 दिन पहले ही मैंने उसको पहनवाया था वो नेकलेस। हालांकि शायद वो इस नेकलेस को यूज़ कर सकती है इस सिचुएशन में। तो फिर आइज़र सोचता है शायद ऐसा हो सकता है कि 4 साल पहले उसने मेरे से बचने के लिए ये नेकलेस बनाया हो। एनीवे कोई बात नहीं। और वो ऐसा अकेले खड़ा रहता है, सोचता है सेरेना इतने टाइम तक अकेली तुम कभी भी नहीं रही हो, मैं तुमको वापस ला के ही रहूँगा। और इस तरीके से आइज़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आइज़र और सेरेना की बहुत ज़्यादा मेमोरीज आती हैं। चाहे तुम मेरे से गुस्सा रहो, चाहे तुम मेरे से खुश रहो, पर मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और फिर वैसे ही एक फ़ोन कॉल आता है और आइज़र उठाता है फ़ोन। दोनों साइड से बिल्कुल साइलेंट होता है और आइज़र समझ जाता है कि अनदर साइड सेरेना ही है। सेरेना बहुत ज़्यादा रोती है। वो सोचती है इस टाइम पे मुझे खामोश रहना चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। पर ऐसा होता है ना कि जब हम लोग बचपन में कहीं गुम हो जाते हैं या फिर कहीं हम खो जाते हैं और जब हमें हमारी मम्मी देखनी होती है, तो जब लास्ट टाइम में हमको हमारी मम्मी दिखती है तो एक आंसू आते हैं, एक रोशनी आती है। उसी तरीके से वो रोशनी सेरेना के मन में, सेरेना की आंखों में आ रही थी और वही खुशी आंसू की फॉर्म में निकलती आ रही थी। और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसके सारे जो इमोशंस हैं, सारे जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक आंसू के फॉर्म में निकलते आ रहे थे कि उसके पास कोई अपना है और ये इस इंसान को जहर दी होती है। और वो सारी चीज़ें बताती है कि मुझे विक्टर ने पकड़ लिया है और सडनली मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी हूँ। और आइज़र इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ पर हो, क्या मैं जान सकता हूँ? वो बोलती है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, पर क्योंकि मुझे पट्टी बांध दी गई थी जब मैं वहाँ से आ रही थी। पर ये एक 2 स्टोरी है घर का, और जो सिटी है उसके आउटस्कर्ट्स में, मतलब आउटर में वो जाते जा रहे थे। तो फिर आइज़र बोलता है कि क्या तुमको कुछ याद है, किसी की खुशबू या फिर किसी की आवाज़ की तुमको पता चले, तुम आइज़ क्लोज करके पहचानो? वो सोचती है हाँ मुझे याद है, एक मशीन की आवाज़ आई थी और जो पेंट होती है ना, उस तरीके की मुझे ऐसे स्मेल आ रही थी। तो फिर आइज़र सोचते हैं अच्छा, एक तो दूर है, मतलब जो सिटी का जो दूर है, मतलब आउटर साइड, और पेंट वगैरह। और इसी तरीके से फिर कोई आता है तो वो बोलती है अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि शायद कोई आ रहा है। तो फिर आइज़र उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बोलते हैं मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम से गुजर रही हो, पर थोड़ा सा और रुको, मैं ज़रूर तुमको जल्दी लेने आ जाऊँगा, सिर्फ तुम मेरा वेट करो। सेरेना बहुत ज़्यादा सहम जाती है और डर जाती है और वो सोचती है आखिर मैं उसका वेट क्यों करूं। और इसी तरीके से जो सेरेना के द्वारा जो
सारी इन्फॉर्मेशन थी ये लोग गैदर करते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि ये 2 जगह हैं जिसमें उन लोगों को जाना है, जो हाइडिंग प्लेस है विक्टर की। तो फिर जो राहुल होता है वो बोलता है मैं फ़ोन कंपनी की तरफ जाता हूँ, सेरेना ने जो अभी फ़ोन किया था उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। पर आइजर बोलता है नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। और वो इसी तरीके से अपना गन अंदर जेब में डालता है और वो बोलता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए। और वो वैसे ही फिर जा रहा होता है तो सामने से फ़ोन आता है फ्रेडरिक का। फ्रेडरिक सारी चीज़ें बताता है क्योंकि फ्रेडरिक सेरेना के बारे में पहले ही पता लगा देता है कि वो जो वो प्लेस है उसमें 3 घर बने हुए हैं, लास्ट वाला जो है उसमें ही सेरेना है। और अगर तुम इस साइड से जाओगे तो तुमको वॉचर मतलब कोई तुमको देख रहा होगा, पर तुम दूसरे साइड से जाओ तब तुमको कोई भी छानबीन नहीं करेगा। और आइजर निकल जाता है उसको ढूंढने के लिए। और इधर पे सेरेना एकदम बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाती है और उसका सेंसेस काम नहीं करते हैं और उसको सिर्फ़ और सिर्फ आइजर की ही याद आ रही होती है, जिसने उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा नफ़रत की हुई होगी आइजर से। पर आज ऐसी सिचुएशन में उसको सिर्फ़ और सिर्फ आइजर का ही चेहरा देखना है। पता नहीं क्यों उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और फिर कोई आता है, ये सोचती है कि विक्टर तो नहीं आ गया, और ये वही इंसान आता है। वो सोचता है तुमने अभी तक इस पेपर में साइन नहीं किया, जल्दी से साइन करो, अगर विक्टर आएगा तो तुमको भी मार देंगे, हम लोग को भी मार देंगे। और उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि तुम जल्दी से साइन करो, साइन करो, वो हम सबको मार देगा, वो हम सबको मार देगा। वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है कि आइजर जल्दी आओ, जल्दी आओ। पर सेरेना को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो उसका इस तरीके से हाथ पकड़ता है। और फिर वैसे ही बंदूक की आवाज़ आती है और इसी तरीके से फरिश्ता आ जाता है। ये फरिश्ता होता है आइजर, हाँ, सेरेना का आइजर। अब ये चीज़ देख के आइजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी गोलियां शुरू हो जाती है। ये चीज़ देख के सेरेना बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है, रुको रुको, उसको मत मारो, मत मारो, मत मारो। पर आइजर तो सुनने से रहा क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होगा। आता है आखिर तूने मेरी सेरेना को टच कैसे किया। और फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, ये तो वही इंसान है, विक्टर के बिल्कुल रिसेंबल है, पर वो अच्छे के लिए मार रहा है। वो सारी पास्ट की चीज़ें सोचने लग जाती है और वो बहुत रोती है, बस करो, बस करो, मत मारो, मत मारो, मत मारो आइजर, मत मारो। और फाइनली वो उसका नाम ले लेती है, आइजर, पहली बार। और आइजर की इधर पे बंदूक रुक जाती है। वो उसको देखता है कि इसने मेरा नाम लिया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती है, आइजर उसको मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, उसको मत मारो। और वो उसके पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है और इस तरीके से वो उसको हक करता है। और वो बहुत ज़्यादा रोती है, बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इन सारी गन से। एक बच्चे टाइप की उसकी माँ मिल जाती है तो वो उसके साथ रोती है और उसको सारी चीज़ें बताती है और वो वैसे ही उसको बाहर निकाल देता है। राहुल बोलता है, ओ सेरेना आप ठीक हैं, मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर यहाँ पर राहुल बोलता है कि जो जो लोग मतलब जिनके ऊपर भी बंदूक चलाई गई थी उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ वरना वो मर जाएंगे। और राहुल उनको वो सारी इंस्ट्रक्शन देता है और फिर सेरेना और आइजर अपने रास्ते निकल जाते हैं कार में इसी तरीके से। और फिर रात ढल जाती है। जब रात ढल जाती है तो आइजर किसी जगह रोकते हैं और सेरेना को लेके जाते हैं और सेरेना को बोलते हैं कि टेक इट ऑफ, ये अपने कपड़े उतारो। सेरेना बोलती है क्या क्या बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पूरे कपड़ों में वो गंदा ब्लड है, वो इम्प्योर ब्लड है। और वो किसी का जो ब्लड होता है कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिव, एक नेगेटिविटी आती है हमारे अंदर जो ऑल ओवर द ब्लड होता है, इसलिए फिर वो उसके कपड़े उतारता है। और ये सही भी है, एक नेगेटिविटी आती है ब्लड को देख कर की, और अगर वो किसी और का ब्लड हो, स्पेशली एक इम्प्योर ब्लड होता है, तो फिर वो उसको इस तरीके से देखने लग जाती है कि आइजर, पर वो कुछ भी कर नहीं रहा होता है। और सेरेना के पूरे स्किन में भी ब्लड होता है, तो इस तरीके से वो उसका आधा पार्ट ऐसे फाड़ देता है और उसके स्किन में इस तरीके से ब्लड आ जाता है उसका, उसी आदमी का। तो आइजर फिर उसी नदी की तरफ जाता है, अपनी शर्ट खोलता है येलो और इस तरीके से अपनी शर्ट को गीली करता है और वही गीली शर्ट उसके पैरों में लगाता है कि उसका सारा जो ब्लड है वो उतर जाए। और फिर सेरेना बोलती है कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो,
जो कुछ भी सिचुएशन है वो तो अपने आप हुई, इसमें किसी का भी तो दोष नहीं है। तो फिर वो बोलता है मेरा खून खौल गया था जब मैंने उस इंसान को देखा था तुम्हारा हाथ पकड़े हुए। मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अगर उस टाइम पे तुमने मेरा नाम नहीं लिया होता तो मैं उस इंसान को छोड़ता नहीं, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा रो रही थी और तुमने मेरा सिर्फ और सिर्फ नाम लिया इसलिए, नहीं तो मैं उस इंसान को मार चुका होता अपने ही हाथों। और कहीं ना कहीं वो सोचता है मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मुझसे कितनी ज़्यादा नफ़रत की होगी, पर फिर भी तुमने मेरे ऊपर इस तरीके से गन लगाई हुई थी। अब मैं समझ सकता हूँ, जो इंसान इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं था वो मेरे सामने कभी भी रोता नहीं था। वो अपने जो आंसू थे, अपने जो टीयर्स थे, वो अपने अंदर ही अंदर छुपाता था। पर आज मैंने तुमको रोते हुए देखा है, आज मैंने तुमको इतनी करीब से देखा है। और इस तरीके से वो उसके शोल्डर में इस तरीके से रेस्ट करता है, उसको पीस मिलता है। और फिर वो जैसे ही उठती हैं तो सेरेना बोलती है कि मैंने आपका नाम लिया इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि मेरे को वो गन वगैरह की आवाज़ बहुत ज़्यादा डराती है। और इसी तरीके से फिर से वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं और सेरेना सोचती रहती है बहुत कुछ। और इसी तरीके से फिर ये क्रॉस आता है और वो सोचती है कि हमारा घर तो राइट साइड पे है, पर वो लेफ़्ट साइड पे क्यों जा रहा है, आखिर आइज़र के मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और यही सोचते सोचते वो सो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस पर ट्रस्ट करती है। और कार आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पर विक्टर यहाँ पर आते हैं और वो सोचते हैं सारा, मतलब जो वो पेंटिंग्स का बिजनेस करती है, सेरेनिटी होटल की ओनर और आइज़र की वाइफ, क्या सब सेम है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो सेरेना है वो पहले किसी भी बिजनेस मीटिंग में काम नहीं करती थी, पर अभी रिसेंट में ही वो अब आगे बढ़ी है। तो यही सारी चीज़ें विक्टर को बात बताई जाती है और विक्टर बोलता है कि ये जो लड़की है कहीं ना कहीं मेरे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो मरने वाली सिचुएशन में थी, किडनैप थी, फिर भी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर रही थी, वो गिड़गिड़ा नहीं रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कहीं ना कहीं मैं इस लड़की को यूज़ ले सकता हूँ। अब इधर पे आइज़र और सेरेना पहुँच जाते हैं। सेरेना का हमेशा देखभाल होता है, डॉक्टर्स लोग आते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जब रेस्ट लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और टाइम टू टाइम इधर पे ये इनका खाना पहुंचाया जाता है और बेल रिंग की जाती है कि आपका खाना आ चुका है। और आइज़र भी बाहर रहते हैं फ़ोन के, मतलब बिज़नेस के लिए उनको फ़ोन काफ़ी ज़्यादा रहा जाता है। और सेरेना सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा वेकेशन इस तरीके से गुजरेगा। और आइज़र उसकी हर एक बाल देखभाल करता है, उसने खाना खाया, उसके साथ खाना खाना, एक छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ उसके कदमों में ला के रख देता है। अनलेस अगर वो घर में होती तो फ्रेडरिक और सुहा उसकी देखभाल करते, पर इस तरीके से नहीं। और इस तरीके से सेरेना ऐसे अपने कंबल में ओढ़ के बैठी रहती है। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है, एक एम्बैरेसमेंट कि हम लोगों की हग हुई, ओह माय गॉड, वो बहुत ज़्यादा शर्माती है, हग हुआ, हाँ मैंने उसका हाथ पकड़ा, और वो शर्माते शर्माते बिल्कुल शर्म जाती है। और इसी तरीके से फिर आइज़र पूछता है क्या हो गया, तुम उठी हो तो कुछ खा लो, इस तरीके से कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है। तो वो बोलती है मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे कुछ भी खाना नहीं है। और फिर वो बोलता है अगर तुम नहीं खाओगी तो तुमको पता है ना कि किसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फिर सेरेना इधर पे बताती है कि जब किडनैपिंग मतलब हुआ था तो उसने कुछ कुछ कैंडीज़ खाई थी, क्योंकि उसके पॉकेट में वो कैंडीज़ थी जब स्टाफ मैनेजर के द्वारा आया था, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं जीने लगी थी। और फिर वैसे ही कोई आवाज़ आती है, आइज़र, ये कोई आइज़र का फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि कहीं चलना है, तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे कुछ लेना है, सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगेगा। तो फिर इधर पे सेरेना बोलती है कि मत जाओ ना, स्टे टुगेदर, हम लोग साथ में रहेंगे। वो उसको बहुत ही प्यार से बोलती है, पर जो उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 20 मिनट्स ही लगेंगे। पर फिर भी सेरेना बोलती है कि नहीं मत जाओ। और फिर वो उसको मना कर देता है कि नहीं, मेरी वाइफ मना कर रही है और हम लोगों को नहीं जाना है।
तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट ये सेरेना बोलती येस आई एम सक्सेसफुल, अब आइज़र नहीं जा रहा है। और फिर वो ब्लश करने लगती है। आइज़र की वाइफ पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था, पर कहीं ना कहीं अब मुझे उसकी वाइफ सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी फीलिंग्स बहुत ही अनयूजुअल थी। और फिर वो बोलते हैं अच्छा आपकी वाइफ कहीं हेलो तो बोलो, मुझे दिखाओ तो। और इसी तरीके से वो पर्दा छुपा देता है, निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी वाइफ को देखने के लिए, शी इज़ माइन। और फिर आइज़र बोलता है मतलब तुम कैसी हो, तुम मुझे बाहर भी नहीं जाने दे सकती हो, कैसी हो तुम। फिर वो गुस्से में आ जाती है, तुम ही हो जो मुझे इस अजीब सी जगह में लेके आए हो, पता नहीं कौन सी जगह है ये, और मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने दे रहे। और फिर वो बोलती है कि अब मेरे लिए ढंग के कपड़े तो लेके आओ, मैं तो कब से तुम्हारी ही शर्ट पहन रही हूँ, मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है। तो फिर वो बोलता है तुम पे ये सूट करता, और वैसे ही तुमको कहाँ ही जाना है, तुम यहीं पर तो रहती हो ना, और तुमको कौन नहीं देख रहा है कि तुमने क्या पहना हुआ है। तो फिर वो बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुम मुझे कहीं जाने ही नहीं देते हो। और गुस्से गुस्से में उठती है और वो बोलती है मुझे बताओ तुम मुझे घर इधर पे क्यों लेके आए हो, और ये इतनी वियर्ड प्लेस है, इतनी अजीब है, तुम घर क्यों नहीं चल रहे हो, और तुम घर में क्यों नहीं लेके गए मुझे। इस तरीके से वो उसको बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, और वो तो बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में रहता है ना। तो फिर वो सोचने लग जाता है अच्छा मैं यहाँ पर तुमको इसलिए लेके आया, शायद अपनी ग्रीड की वजह से, अपनी लालच की वजह से, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर होती तो सब कोई तुम्हारे साथ होती, फ्रेडरिक्स हुआ सब तुम्हारी देखभाल करते, पर तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देख रहे हो, एक्स्ट्रा केयर तुमको कैसे मिल पाता मेरे थ्रू, है ना, सही है ना, बात तो सही है आइज़र की। और फिर आइज़र बोलते ठीक है अगर तुमको घर चलना है तो तुमको मैं अभी लेके चल सकता हूँ। पर कहीं ना कहीं सेरेना सोचती है कि मुझे इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है यहाँ पर रहना, आखिर मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है अकेले रहना आइज़र के साथ। तो दोनों को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, पर दोनों तो बता नहीं सक रहे होते हैं। तो आइज़र बोलता है चलना है क्या, चलो घर चलो, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सेरेना को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब ये किस तरीके का इंसान है, मतलब मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लग रहा है, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ, और वो मस्त से अपना बुक पढ़ रहा होता है, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तो वो बोलती है मतलब ये अजीब है यार, इतना सब कुछ हो गया, हग वगैरह हो गया, और ये तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, और सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तुमको तो टाइम स्पेंड करना ही नहीं है, इतना सब कुछ हो गया और तुम इस तरीके से बुक ही पढ़े जा रहे हो। और वो उसके पास जाती है, वो बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है ना मोमेंट। वो बोलती है हाँ, पर वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, और अब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ। सेरेना की हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है, और उसको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और फिर इसी तरीके से फिर से वो अपने लिप्स बाइट करती है। तो वो बोलता है ओए तुम फिर से अपने लिप्स बाइट कर रही हो, देखो तुम्हारा ब्लीड आ रहा है, पूरा खून आ रहा है। तो वो बोलती है तुमको क्यों इतना चिंता हो रही है, हाँ तुमको क्यों इतना हो रहा है। और इसी तरीके से सेरेना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इतना सब कुछ होने के बाद तुमको तो कुछ लग ही नहीं रहा है ना, माय मैरिज जो मैंने सोचा था कि हैप्पी होगी, कहीं ना कहीं मेरा मैरिज आके इस तरीके से स्पॉइल हो गया। और इसी तरीके से फाइनली वो उसको बता देती है कि आई लाइक यू। और आइज़र फिर अपना बुक हटाकर बोलते हैं मैं बोलना चाहता था ये। और इसी तरीके से वो उसको क्लोज लाकर और उसको किस करना शुरू कर देता है। ये लो मतलब सेरेना और आइज़र की फ़र्स्ट किस शुरू हो जाती है। उनका एक बहुत ही प्यारा प्यारा ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है। जैसे ही रूम की शांति बढ़ती जाती है, इन दोनों की आवाज़ ज़्यादा होती जाती है, और सेरेना बोलती है फिर बीच में कि तुम्हारे जो लिप्स का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बिटर है। और फिर सेरेना सोचती है मेरे लिप्स का टेस्ट कैसा होगा, मेरे लिप्स में तो बल्कि ब्लड है। तो वो बोलता है इग्नोर इट एंड कम हेयर एंड ओपन योर माउथ वाइड। और फिर इसी तरीके से वो उसको ऊपर उठाता है, ऊपर उठा के वो उसको बेड पे लेके जाता है। और इसी तरीके से फिर आइज़र बोलता है सोच लो तुमको कुछ रिग्रेट तो नहीं हो रहा ना, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ना। एक प्यारा सा उनका मोमेंट आता है, एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक सा मोमेंट आता है। और फिर सेरेना बोलती है हे बाहर कोई है, और बाहर भी बोलते हैं कि मैं तो आपकी वो चीज़ लेके आ चुका हूँ। पर इधर पे इनका रोमांटिक सा मोमेंट चल रहा होता है, और आइज़र तो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उसको तो सेरेना बहुत टाइम से ही पसंद थी, और अब जाके सब कुछ एक्सेप्ट हुआ है, पता चला है कि सेरेना भी उसको लाइक करती है। तो आइज़र बोलते हैं तुम शोर मत मचाओ, अगर शोर मचाओगी तो बाहर वालों को पता चल जाएगा कि हम लोग अंदर ही हैं। और फिर वो बोलता है कि तुमको रिग्रेट तो नहीं होगा ना अगर मैं और ज़्यादा स्टार्ट करूँ तो
तो वो बोलती है तुमने सब कुछ कर तो चुका है। तो वो बोलते ओ इतनी शरीफ भी मत बनो। और वो उठ के बोलती शरीफ मतलब तुमने तो सब कुछ ही कर चुका है, इसमें क्या ही है। तो वो बोलता है सच में, मतलब सच में तुमको कुछ भी नहीं पता। और फिर वो बोलती है कि जब इसी सिचुएशन में फ्रेडरिक भी था तो वो भी सोचने लग गया था, पर उसने कुछ भी बोला नहीं था क्योंकि वो तो एक गुलाम ही है। और आइजर सोचने लगता है सच में मेरी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं पता, पर उस टाइम पे तो मुझे डॉक्टर ने बताया गया था कि तुम प्रेग्नेंट होने वाली हो। तो बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, नॉट एट ऑल। हाँ मुझे ये पता है कि जब दो लोग लाइक करते हैं तो एक दूसरे की बॉडी टच करते हैं, पर मुझे इतना कुछ भी पता नहीं है। और जब उसकी ऐसी एज आई थी सेरेना की, तब सेरेनिटी होटल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसकी दादी माँ से, और उसकी बिल्कुल भी पड़ती नहीं थी क्योंकि उसकी दादी माँ ने इधर पे शादी करवाती थी। और आइजर बोलता है मतलब मैंने फ्रेडरिक को जो धमकी दी थी वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट थी, पर समहाउ अब मुझे सेरेना का नया रूप दिखने को मिलेगा क्योंकि अब वो मेरे साथ रहेगी, मैं उसके साथ रहूँगा। और कहीं ना कहीं सेरेना बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और फिर वो पूछते हैं अब बताओ शराब किसने सीखा। तो वो बोलती है मैंने खुद से सीखा। जब मैं मास्क पार्टीज में जाती थी तो लोग अलग अलग बातें भी करती थी, यही एडल्ट टॉक, और वो सोचने लग जाती है, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और अकेली अकेली हो जाती है। तो एक आंटी ने उसको बताया था अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता है तो आप घर जाइए, क्योंकि इन सारे लोगों के द्वारा आपको बातें पता नहीं चलनी चाहिए, आगे चल के आपको खुद ही पता चल जाएगा लेटर ऑन। तो आइजर बोलते हैं लेटर ऑन किसके द्वारा। तो वो बोलती है बाय माय हस्बैंड। तो वो बोलते हैं ओह माय गॉड तुमको पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, मतलब। फिर सेरेना बोलती है हाँ मुझे उस आंटी ने यही बताया था। मतलब अब पता चलता है कि सेरेना कितनी ज्यादा इनोसेंट है। और आइजर का आपा खत्म हो जाता है और वो बोलता है अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ सेरेना, है ना। और इस तरीके से वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं। आइजर खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा है क्योंकि सेरेना की इनोसेंट सेरेना की डिसेंट बहुत ज़्यादा ईगर करता है। और फिर आइजर बोलते ठीक है अगर तुम इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो कि क्या होता है तो मैं तुमको पूरी रात बता सकता हूँ कि क्या क्या होता है, अगर तुम इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रही हो, है ना सेरेना। अगर मेरी प्रिंसेस को इतना ही ज़्यादा क्यूरियस है तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है। और जैसे ही आइजर सेरेना को बोलता है कि क्या आपको सच में जानना है कि मैं क्या सिखाना चाहूँगा, आपको क्या इंटरेस्ट है, आर यू क्यूरियस। और सेरेना तो क्यूरियस होती है कहीं ना कहीं। और उन लोगों का एक बहुत ही वंडरफुल सा मोमेंट होता है जो हर गर्लफ्रेंड को चाहिए रहता है। और आइजर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सेरेना तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड। पर सेरेना सोचती है ये बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ सडन हो रहा है, रुक जाओ स्टॉप, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा अचानक से हो रहा है। और फिर आइजर ने बोला ठीक है तुम खुद को फोर्स मत करो, जब तुम्हारा खुद का मन होगा तब तुम खुद से बोल दो कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। और सेरेना फिर से अकेली हो जाती है और वो जो रूम होता है फिर से शांति हो जाती है। उस रूम में कहीं ना कहीं वो आइजर को मिस करती है, पर फिर उसको थोड़ा सा गिल्ट भी होता है। अब आइजर जाता है अपना जो मिनी हार्ट अटैक आया था वो रोकने, और ऑल ऑफ सडन देखता है कि ये तो ऐसे मस्त से पानी में जा रही है। और आइजर सोचता है कि तुमको कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुमको हमेशा ही मतलब ऐसे पानी में तुम रहती हो हमेशा, कभी बारिश में कभी छप छप छप, क्या मतलब हो क्या रहा है तुमको, चल क्या रहा है तुम्हारे साथ। और फिर सेरेना बोलती है कि मैं इन कुछ दिनों में खुद से सोचती है कि मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ और आखिरकार मैंने अपनी दिल की सुनी और तभी मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। और ऐसे ही फिर ना फिश आती है, मछली आती है और फिर बोलती है कि कुछ काट रहा है। तो आइजर बोलता है हाँ तो ये सही तो है, तुम्हारे सेरेनिटी होटल की अलग से तुम्हारा बाथटब थोड़ी है, ये तो पूरा झील है ना, और ऐसे तो कोई भी कुछ भी आ सकता है। और फिर सेरेना बोलती है तुम इतनी नर्वस, आप इतने नर्वस हो रहे हो, तो वो तुम तो मुझे पहले भी टच कर चुके हो। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है तुम भी मुझे टच कर लो। तो उसके चेस्ट में टच करती है और फिर उसको बोलती है तुम इतने लंबे हो, मतलब तुम्हारा चेस्ट इतना लंबा, मतलब सब कुछ इतना लंबा 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 है, और लंबे बॉयज तो अच्छे ही लगते हैं ना। तो फिर आइजर बोलते रुक जाओ मैं कोई इतना भी खास नहीं हूँ। और फिर उसको जाके बैठा देता है और फिर वो पूछती है कि मैंने सुना था कि जब सब कुछ सही हो जाएगा फिर तुम मुझे निकाल दोगे सेरेना होटल से, हाँ तो ये सच है क्या, बताओ बताओ, हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं तो ये मेरा जो डाउट है वो तो क्लियर होना चाहिए। तो वो बोलता है
कि इतना ही ट्रस्ट है तुमको अपने पार्टनर पे, मतलब इतना ही जानना है तुमको, और मतलब यही सब कुछ था। और दिमाग लगाओ यार सेरेना, मैं अपने से सोच रही हूँ कि उसने तुमको अभी किडनैपिंग से छुड़ाया है। अगर ऐसा होता तो वो तुमको जान छुड़ाने से कर लेता। और वो बोलता है मुझे इन सारे बारे में कोई नहीं सोचना, तुम आ जाना। और फिर वो बोलती है बास्टर्ड, मुझे तुमसे जानना है जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे डायरेक्टली तुमसे जानना है। कि चलो एक डील करते हैं कि तुम पहले तो अपनी फैमिली को क्यों छोड़ दिए, और ये सब कुछ क्या हुआ। उस टाइम पे भी ऑफिस में तुमने ये बोला था कि तुमको ना गरियान फैमिली, मतलब मेरी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बताओ बताओ क्या रीज़न है। तो फिर सेरेना बोलती है कि एक्चुअली ये रीज़न है कि मैं तुम्हारे भाई को पहले से ही जानती हूँ जब मैं 14 साल की थी। तो ये चीज़ सुन के बिल्कुल हैरान हो जाता है आइज़र भी सच में। और फिर वो बोलती है कि विक्टर की वजह से जो मेरा मतलब जो ये डांस था उसको मैंने छोड़ दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो अपनी स्टोरी बताती थी कि ये मेरे लिए इतना पर्सनल मैटर है, इतना पर्सनल मैटर है कि मैंने ना ही अपनी दादी को बताया और ना ही किसी और को बताया, इसलिए मुझे गारियान फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। और ये सब कुछ तो बताओ। तो फिर वो बोलता है कि उस दिन का जो कॉल था वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था, मेरा एक छोटा भाई था जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी को ही पता था। मैं ये ट्रिक बना रहा था अपने पापा और अपने भाई विक्टर को, पर ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मैं एक रिलेटिव को ये चीज़ बता रहा था। ये जो फ़ोन कॉल था वो तुम्हारे लिए तो था ही नहीं। तो फिर सेरेना एकदम से हक्की बक्की हो जाती है कि मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। और आइज़र भी सोचता है मतलब उस फ़ोन कॉल की वजह से सेरेना इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रही है इतने सालों तक। सच में ये सब कुछ हुआ है, काश मैं उसको ये सारी चीज़ें पहले बता देता। और फिर वो बोलती है कि अच्छा तुम अपने फैमिली के अगेंस्ट क्यों गए। तो वो बोलता है कि मेरे पापा और मेरे भाई के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं जो सेरेना थी वो सेटिस्फाइड हो जाती है। और आइज़र भी बोलता है कि ठीक है, अगर तुमको ज़्यादा पता करना है तो लुइस से जाके पूछ लेना। और फिर जाता है आइज़र अकेले में, और फिर वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाता है कि उसने मुझे बोला था कि मुझे तुमसे डायरेक्टली बात करनी है, अगर मुझे कुछ जानना होता तो मैं तो राहुल से भी पूछ लेती, है ना, सब कुछ पूछ लेती, पर मुझे तुमसे सब कुछ जानना था। प्राउड ऑफ यू सेरेना। और फिर आइज़र जाते हैं उसी लुइस के पास, और फिर उसी टाइम पे दौड़ते दौड़ते आ जाती है सेरेना। मतलब आइज़र बोलते हैं कैसी लड़की है ये, 1 मिनट तक नहीं रुकती, मेरा पूरा चिट्ठा निकालना चाहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे है, सब कुछ पूछना चाहती है। और फिर वो सोचने लग जाता है, वो बोलते हैं ये सब कुछ तो मेरे प्लान में नहीं था। और वो बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है। अब स्टार्ट होती है आइज़र की स्टोरी। आइज़र बताता है कि जब मैं छोटा था तब एक टॉकेटिव और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, और जो मेरे पापा थे उनका एक बिजनेस था, गंदा बिजनेस था। वो सबको मारते थे और गलत काम करते थे। उनका ये जो डेस्परेशन था, जो पोसेशन था, वो किसी हद तक भी जा सकता था। और मैं बचपन से ही यही चीज़ें देखता आया हूँ। और मेरे पापा कि अपना बच्चा भी पैदा नहीं करवाते थे, मतलब मेरी मम्मी जो है सब बच्चों को अडॉप्ट करती थी और उनके पापा ही बोलते थे, क्योंकि उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। मतलब उनके पापा के लिए ही उनका पैसा सब कुछ था। उनको लगता था मेरे बच्चे भी ये हैंडल न करे, सिर्फ मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं ही हकदार हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए पैसा कमाया है, मैंने मेहनत की है, गलत कामों के लिए मेहनत करी है, और कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चों का कि सब कुछ मेरा ले, चाहे वो मेरा सगा खून ही क्यों ना हो। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पैदा हों। और मेरी मम्मी ने सारे बच्चे एडॉप्ट करवाए, और उनका जो डेस्परेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ता गया, इतना ज़्यादा बढ़ता गया। सारे रिलेटिव्स और मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, आपको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। और फाइनली विक्टर और मैं पैदा हुए। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ इतनी गंदी होने वाली है। और 12 साल तक मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहता था। जैसे घुड़सवारी मेरी मम्मी को बहुत पसंद थी, तो मैंने उनके लिए सीखा। मैं अपनी मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। मैं उनके गाँव भी जाता था, उनके फ्रेंड्स से भी मिलता था। और 12 साल तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी बीती, जबकि मैं अपनी मम्मी के साथ था। बट फिर क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे सिखाना स्टार्ट किया। मतलब जो वो बिज़नेस था, आफ्टर ऑल मुझे
या फिर विक्टर को ही वो बिजनेस संभालना था। और उनको पता चला कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मेरे पापा ने बोला कि अब से तुम मेरे पास आओ, मम्मी का पल्ला छोड़ दो, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा तुम दोनों में से विक्टर और तुम में से, वही मेरा बिजनेस संभाल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें सारी बिजनेस का सौंपता हूँ। उसके पापा उसको ये चीज़ बोलते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी उनके पास जाने लगा और विक्टर मेरे से बिल्कुल नफरत करने लगे और उन्होंने सोच लिया था कि मैं ही उनका आगे चल के वारिस बनूंगा, पूरा बिजनेस संभालूंगा। और वो मुझे नई नई चीज़ें सिखाने लगे और विक्टर जो है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। इस टाइम पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब पढ़ी और जो डेलिन कोड मतलब हम लोग की परंपरा थी कि हम लोग डेलिन कोड जाते थे और विक्टर ने साफ वो भी मना कर दिया। और ये इस तरीके से गन वगैरह भी मैंने चलाना सीख लिया। और एक दिन की बात है, एक लेडी मेरे पास आई थी, मुझसे बोलने लगी कि मेरी बच्ची भी बिल्कुल आप ही के बच्चे के जितनी है, उनको अनाथ मत करिए। और फिर जो मेरे पापा है किसी हद तक भी जा सकते थे, उस लेडी को मार दिया और बोला जो उनके जो बच्चे होंगे वो हमारी जो फैक्ट्री है उसमें काम करवाएंगे। और फिर पुलिस लोग आए एक दिन, मतलब सारा जो गंदा और गलत चिट्ठा था वो पुलिस के हाथ लग गया, लेकिन मेरे पापा ने सब मेरी मम्मी के हाथों में डाल दिया कि मेरी मम्मी गलत काम करती है। और मैं अपनी मम्मी को छुपाने चला आया कि सब लोग आ गए हैं, एक रूम में लेके गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रूम मेरे मतलब विक्टर और मुझे ही पता था। पर विक्टर ने फिर भी पता लगा दिया, मतलब विक्टर को बिजनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जबकि मतलब मेरी मम्मी जेल में जा रही थी तो इम्पॉर्टेंट नहीं था। और उसकी स्माइल एक बिल्कुल विलन और डेविल टाइप थी। मेरा भाई और मेरे पापा एकदम बहुत राक्षस और रावण टाइप थे। और फिर मैंने जब उनसे पूछा क्या मेरी मम्मी से ज़्यादा आपके लिए बिजनेस है, पैसा है, तो उन्होंने बोला हाँ, कि एक तरफ तुम्हारी मम्मी है, एक तरफ पैसा है, लेकिन मेरे लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये मेरा बाप है, सच में खुद का गलत चिट्ठा मेरी माँ पे डाल दिया। और इस टाइम पे भी विक्टर इतना फनी स्माइल कर रहा था कि ये फनी है, सब कुछ फनी है ये बात। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने इस तरीके से चाकू उठाया और विक्टर के मुंह पे जा मारा। ये लो, ये हुई ना बात आइजर। और फिर तभी मार्क है विक्टर के फेस पे और उसने अपने बाप से बोला कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं सीखना, मैं जेल में रह सकता हूँ बिना कुछ सीखे, पर मैं आपसे कुछ भी नहीं सीखूंगा। और उस टाइम से मुझे मेरी फैमिली से नफरत होने लगी और मैं अकेला ही रहने लगा। अब जब मैं अकेला बैठा रहता था तो एक हमारी जो बिजनेसमैन है उसमें एक लॉयर थे, वो आते थे मुझसे बात करने। और मैंने ऐसे पूरे पत्थरों का कलेक्शन लिया था जो मेरे करीबी मरने वाले थे। और उन्होंने पूछा कि ये रेड स्टोन किसके लिए है, तो उन्होंने बोला ये रेड स्टोन मेरी मम्मी के लिए है, जब मेरी मम्मी मर जाएगी और मैं उस पत्थर को सबसे टॉप में रखूँगा। कहीं ना कहीं ये जो जेफ्रिक नाम का जो एक इंसान था वो मेरे लिए मेरी मम्मी के बाद था। और मेरी मम्मी भी उस टाइम पे जेल में चली गई थी और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी मम्मी को ज़रूर भेजूंगा। और 4 महीने के बाद जेल से मेरी मम्मी वापस आई, पर उनके जो हाथ जो एक माँ के होते हैं नरम और मुलायम हाथ, अब वो हाथ नहीं रहे। मेरी मम्मी अलग हो गई, वो मेरी माँ ही नहीं रही। और कहीं ना कहीं सब कुछ मेरे बाप ने किया हुआ था, मैं अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। और मेरी मम्मी 1 या फिर 2 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रही, उनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनका हेल्थ इश्यूज़ इतना ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद मैंने अपने बाप के सारे जो ऑर्डर्स थे ऑफर से रिजेक्ट करने गए। अब मैं एडल्ट में पहुंचने वाला था और मैं शिकार भी करने लगा। और फिर बात पता चली कि मेरी माँ अब बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं और मेरे पापा ने ये पता लगाया कि अब उनको छोड़ना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, कहीं भी किसी तरीके से उनको छुड़ाना होगा। और फिर मेरी माँ आई और एक तरफ से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करी। मतलब उनका जो रूल था कि सब कुछ गंदा चिट्ठा तुम्हारा बाप करे पर सब कुछ मैं ले लूँगी, और इसी तरीके से उन्होंने खुद को मार लिया। उन्होंने खुद को इसलिए मारा क्योंकि विक्टर को और उसके बाप को इसके थ्रू चैरिटी चाहिए थी कि अब उसकी माँ मर चुकी है तो कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी चाहिए थी, एक पैसा चाहिए था, उनका बिजनेस बढ़ाना चाहिए था। और उसी टाइम पे मुझे मिली ये दिया।
और दिया की फैमिली भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जैसे मेरी फैमिली कॉम्प्लेक्स थी। वो भी स्मोक करती थी, मैं भी स्मोक करती थी। उसको पता था कि मेरा बाप मुझे ही वारिस बनाने वाला है इस बिजनेसमैन का, मैं ही इन पैसों का, इन बिजनेस का असली हकदार हूँ। और दिया बोलने लगी कि मुझे तुम पसंद हो। मुझे नहीं पता उस टाइम पे वो सच्ची थी या फिर नहीं थी, हालांकि वो मेरे से बड़ी थी। मुझे लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, पर मैं गलत था। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज़ किया। और फिर कहीं ना कहीं हम लोगों का ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लॉरेंट जो गैलरी थी और हम लोगों का जो बिज़नेस था वो कहीं ना कहीं एक आर्ट गैलरी में बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, बिज़नेस साथ साथ में हुआ करता था और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया था। पर फिर मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई। मुझे विक्टर ने आके बताया कि जो जेफ्रिक है वो मर चुके हैं, और मेरे से ये बात टॉलरेट नहीं हो पाई। और मेरे बाप ने मुझे बताया कि जब तुम शिकार करने मेरे साथ गए थे, मैं तुमको जानबूझ के वहाँ पर लेके चला था। तुमने जिसको शूट किया था वो कोई और नहीं, वो जेफ्रिक था। वो सारा कुछ प्लान था कि जेफ्रिक उस जगह पे आए और उसको मार दे। और फिर उसके पापा बताते हैं कि मेरे बेटे से कोई ऐसे बात करता था, कोई कन्वर्सेशन करता था, तो क्या मैं ये सब कुछ टॉलरेट कर पाऊंगा? और मैंने उसको मरवा दिया। और ये चीज़ देखकर आइजर बिल्कुल टूट जाता है कि सच में ऐसा हुआ। और उसका बाप अभी भी बोलता है कि हम लोग का जो दिल होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमें पैसों के लिए ही जीना चाहिए। क्या ये सच है? पैसों के लिए हमें अपनी फीलिंग्स भी तोड़ देनी चाहिए? और आइजर ने बोला, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपका बेटा नहीं बनना, मैं ये गारियान फैमिली को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना, मैं आपका बिजनेस नहीं संभाल सकता, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और फिर मैं होटल में जाके रुका, और उस टाइम पे जो मेरी हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बट फिर भी मैं दिया को ढूंढने गया, क्योंकि दिया और मैंने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और हालांकि वो मेरी फियांस थी, क्योंकि हम लोग की एंगेजमेंट हो गई थी, पर मैंने जब देखा तो उसने मुझे चीट किया। वो विक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने लगी। तो क्या पता चला विक्टर के साथ क्यों रिलेशनशिप बनाया? क्योंकि अब मैं उस बिज़नेस का हकदार नहीं था, अब मेरे पास वो पैसे नहीं थे। और मुझे न्यूज़ में ये पता चला कि अब वो प्रेग्नेंट है विक्टर के थ्रू, मतलब उसके पेट में विक्टर का बच्चा था। और ये सारी चीज़ें सुन के मैं फिर से बिल्कुल से डूब गया, और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बट फिर भी मुझे एक फ़रिश्ता मिला जो जेफ्रिक का कज़िन ही था, उसका नाम था लुइस। कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर मेरी लाइफ में आई तुम्हारी नानी माँ, जिन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया। और उस टाइम पे सेरेनिटी होटल भी बिल्कुल डूब रही थी, और उन्होंने मुझे बताया था कि मैं अपनी बेटी को मतलब मैं अपनी जो है डॉटर है उसको मैं फोर्स करूँगी तुमसे शादी करने के लिए। और उस टाइम पे मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि तुम पहले उससे मिल चुके हो, पर शायद वो तुमको पहचान न पाए। और मैंने काफ़ी सोचा, मैंने सोचा था कि मैं उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दूं, पर कहीं ना कहीं मैं उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ना ही मैं गरियान फैमिली का था, और मैंने बोला ये मैं एक एज अ अपॉर्चुनिटी लूँगा। और मुझे तुम पहली बार दिखी थी एज अ जब 100 मतलब जो एनिवर्सरी थी डेलिनकोट की, और जब आपके मम्मी पापा का फ्यूनल था तब मिले। और उसके बाद मुझे इस तरीके से मिले जब आप मुझे पहचान नहीं रही थी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो देखा जाए तो आइज़र का बचपना बहुत ही बुरी तरीके से बीता है। और आइज़र एक काइंड ह्यूमन बीइंग है, जिसने सेरेना को कभी भी दुख नहीं पहुंचाया, कभी भी हार्म नहीं किया। और अब ये चीज़ जाके सब कुछ सेरेना को पता चला है। मतलब अब उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं बचे, कुछ भी रहस्य नहीं बचे। नाउ पार्ट 8 ऑफ सेरेना। इसमें मैं एपिसोड 81 टू 87 कवर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही सेरेना और आइज़र बैठे रहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इन्वायरमेंट होता है, सब कुछ ब्यूटीफुल होता है, और सेरेना कंटिन्यूसली उसको देख रही होती है उसकी स्टोरी जानने के बाद। और फिर आइज़र बोलता है, क्या इसी तरीके से तुम मुझे घूरती रहोगी? ये तो इनडायरेक्ट वे में बोलता है, पर आइज़र बोलता है कि मेरे ऊपर इतना दया मत खाओ, है ना। और फिर सेरेना बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं खा रही हूँ, इनफैक्ट मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं खाई, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पास्ट मेमोरीज़ हैं, जो गंदी पास्ट मेमोरीज़ है, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे पास भी हैं।
जैसे मेरा दिल टूटा वैसे ही तुम्हारा भी दिल टूटा है। तुम्हारे साथ भी वो सारी चीज़ें हुई हैं जो मेरे साथ हुई है। पहले मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर अब जैसे मैं अंदर जाती जा रही हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि हम लोग के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। हम लोग एक जैसे हैं और इन लोगों की कन्वर्सेशन हो रही होती है। इसलिए बोला जाता है ना कि हम लोग को बैठ के समझौते से बात करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। और सेरेना बोलती है जैसे तुम्हारा दिल टूटा है वैसा मेरे भी दिल टूटा है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे तुमने मुझे पास्ट में देखा ही है कि मेरी कैसी हालत थी, पर अब जैसे मैं तुमको समझ रही हूँ, मैं अंदर डीप में जा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स के साथ वो लोग बैठे रहते हैं। और फिर आइज़र भी बोलता है कि जैसे जैसे मैंने तुम्हारे साथ काम करना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि जो मेरे पापा का डेस्परेशन था और जो तुम्हारा डेस्परेशन था वो अलग है। और मुझे पता चलता गया कि तुम्हारा डेस्परेशन एक अच्छी चीज़ के लिए है, कि तुमको एक इंडिपेंडेंट होना है। वॉटएवर, फाइनली उन लोगों का कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमी, सब ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर दिया बोलती है क्या आइज़र और सेरेना इतने टाइम तक एक साथ हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग प्यार में नहीं आने चाहिए, क्योंकि दिया बोलती है कि आइज़र सिर्फ और सिर्फ मेरा है, पर तुम गलतफहमी में हो दिया, अब वो सेरेना का हो चुका है। और फिर दिया को पता चल जाता है कि जो सेरेना है वही सेरा है। वो फेक आइडेंटिटी से पेंटिंग लेती है। ओ, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, वो भी दो दो बार। उसको ऐसे पता चलता है कि उस दिन सेरेना को किडनैप कर दिया गया था विक्टर के थ्रू, और उस टाइम पे सेरा ही आई थी और थर्ड पार्टी कोई आनी नहीं थी। और उस टाइम पे जब वो पेंटिंग की बात की, मुझे सबके सामने जलील करा गया था क्योंकि मैं गलत थी, है ना। तुम तो बहुत खेल खेल गई सेरेना, तुमने तो मुझे दो दो बार बेवकूफ़ बनाया है उस पेंटिंग के लिए, और उस पेंटिंग का तुम कलेक्शन रखती जा रही हो। अब यहाँ पर जैसे ही सेरेना और आइज़र जाते हैं तो आइज़र जो पूरा रोड होता है वो पूरा क्लियर करता जाता है, जो भी पत्थर वगैरह होते हैं, और सेरेना पीछे पीछे आ रही होती है। तो सेरेना बोलती है सुनिए आइज़र। तो वो बोलता है हाँ बोलो, क्या हुआ, इतनी स्वीट आवाज़ निकाल रही हो। तो सेरेना बोलती है कि अब मैं आपके साथ हाथ पकड़ के चलूँ। तो फिर ये लो, एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और मस्त से टबक 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 करके वो लोग चले जाते हैं। और उसी शाम वो लोग वापस सेरेनिटी होटल में चले जाते हैं। अब सेरेना को मिलती है सुई। सुई बोलती हाय मेरी सेरेना, तुम ठीक हो? और फिर सुई बताती है कि फ्रेडरिक इतने दिनों से गायब है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और फिर सुई बोलती है कि जो लड़की फ्रेडरिक को लाइक करती थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब यहाँ पर सेरेना सोचती है कि आइज़र ने मुझे बताया था कि जब मैं किडनैप हो गई थी तो उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पता थी, उसको सब कुछ पता था। मेरी पेंटिंग्स के अंदर जो मनी थे, जो उसका मकसद है, आखिर उसका मकसद क्या है, आखिर तुम कौन हो फ्रेडरिक, मुझे इसके बारे में जानना ही होगा। और सेरेना बोलती है कि मुझे कैसे भी करके फ्रेडरिक के पास जाना होगा, मुझे उससे सारी चीज़ें पूछनी होंगी। अब वो लोग जाते हैं और सुई बताती है कि ये कार स्पेशली आइज़र ने आपके लिए मंगवाई है। अब वो ऑफिस जाती है और पूरा काम करती है। और फिर वैसे ही जब वो वहाँ से लौट रही होती है तो सुई बताती है कि मैंने आपकी गैर मौजूदगी में सेरा के नाम से पूरी पेंटिंग्स खरीद ली है। और जैसे ही वो जा रही होती है उसी ब्रोकर के पास, पर जब वो अंदर जाती है तो पब होता है और वही स्मेल आती है जो दिया के साइड से आती है। और वो सोचती है कि ये तो पब है, ये तो गंदी जगह है। और वो उसी इंसान से जाके मिलती है जिसने फ्रेडरिक को बुलवाया था। और फिर वो उस इंसान से जाके मिल जाती है जिसने फ्रेडरिक को पूरा अरेंज किया था। और फिर वो आदमी बोलता है हाँ क्या हुआ बताइए। तो फिर वो सारी चीज़ें बताती है कि मुझे ये आदमी चाहिए, आपने कहाँ से उसको मंगवाया था। तो वो बोलता है नहीं अब तो मैं नहीं ला सकता, पर वो बोलती है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है। और ये आदमी ब्रोकर भी बोलता है कि ठीक है मैं डबल पैसे लूँगा, अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है। पर सेरेना भी हम लोग की सेरेनिटी होटल की मालकिन है, क्या उसके पास पैसा नहीं होगा। अब यहाँ से आ जाती है दिया। ये एक शॉक्ड वाला न्यूज़ होता है। तो फिर दिया बोलती है कि सेरेना तुम यहाँ पर कैसे हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर दिया बोलती है कि हम लोगों को साथ में कन्वर्सेशन करनी है, और वो जो ब्रोकर होता है वहाँ से चले चलता है, बोलता है कि ठीक है आप लोग बात करो अच्छे से। अब यहाँ पर सेरेना सोच में पड़ जाती है। दिया बोलती है तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, गुड्स लेने आई हो। सेरेना बोलती है गुड्स मतलब? अब ये बड़े लोगों की बात है, ड्रग्स की बात कर रही है वो। अब यहाँ पर राहुल और जाते हैं आइज़र भी,
और यहाँ पर आइज़र बताते हैं कि सेरेना को बताना नहीं कि मैं आज गायन की फैमिली में गया था सी साइड की होटल के साइड से बात करने। और यहाँ पर देखता है कि ये तो सेरेना की कार है और ये किस जगह में खड़ी हुई है। अब यहाँ पर दिया और सेरेना की बात कर रहे होते हैं। सेरेना बोलती है कि मेरा तुम दिमाग ख़राब कर रही हो, अब मुझे जाना है। पर उसका हाथ पकड़ के बोलती है चलो अंदर चलो, मैं तुमको असली मज़ा करवाती हूँ, चलो तो आज तुमको मज़े आएंगे। सेरेना एकदम से गुस्सा हो जाती है और अपना हाथ छुड़वा देती है, बोलती है मुझे कोई मज़ा नहीं करना, तुमको जो मज़े करने हैं जाके करो। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि तुम एक बेशर्म और वाहियात लड़की हो, मैंने आज भी वही सोचा, तुम इतनी ज़्यादा वाहियात कैसे हो सकती हो, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं चाहिए। और वो अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर लेती, हाय मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी है, ऐसा है वैसा है। अब बोलती है कि क्या जानती हो, सेरेना बोलती क्या जानती हो तुम मेरे बारे में। तो दिया बोलती हाँ हाँ मुझे पता है, एक सेरेनिटी होटल की मालकिन, पर लाचार जो कुछ भी नहीं कर सकती, बेचारी। मतलब वो सेरेना के बारे में ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। और फिर सेरेना एकदम गुस्सा हो जाती है और फिर दिया बोलती है कि तुमको तो आइज़र के साथ डिवोर्स करना है ना। वो बोलती, सेरेना बोलती हाँ हाँ बहुत अच्छे से डिवोर्स करना है, मैं तो तड़प रही हूँ डिवोर्स के लिए। वो जानबूझकर बोलती है क्योंकि उसको दिया का एटीट्यूड देखना होता है, जैसे वो उसको फंसा रही थी। हालांकि वो उसके साइड वाइड नहीं है, कोई सेरेना की वो साइड वाइड नहीं है, पर फिर भी वो बोलती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है, सेरेना बोलती है। और फिर पीछे से आती है दरवाजे की आवाज़ आती है और दोनों चौंक जाती हैं कि आखिर दरवाजे में है कौन। और निकलता है हमारा आइज़र। अब आइज़र निकलता है। अब ये दोनों लड़कियां हो जाती है शॉक, दोनों की शक्लें देखो शॉक्ड हो गई बिल्कुल, हाय आंखें खड़ी की खड़ी हो गई। और फिर आइज़र बोलता है दिया से, तुमने क्या किया सेरेना के साथ बताओ। तो दिया बोलती मैं क्या करूँगी, और ये सब कुछ क्या है, तुम मेरे ऊपर सब कुछ ब्लेम क्यों लगा रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो कि मैंने कुछ किया। तो आइज़र बोलते कुछ भी हो जाए तुम अपनी लाइफ जियो, तुमको जैसे जीना है, पर तुम इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाओगी। और फिर वो उसको लेके चला जाता है। अब दिया सोचती है लास्ट टाइम उसने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे कुछ होप थे कि मेरे और आइज़र के साथ कुछ हो सकता है, पर आज उसने सेरेना का हाथ पकड़ा है। अब तो सारी हदें पार कर ली हैं आइज़र ने। और फिर जैसे ही वो सेरेना को हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है, उसका हाथ छोड़ देता है, बोलते तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम मुझे बता नहीं सकती थी, तुमको पता नहीं है कितनी गंदी जगह है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से, तुमको खुद का प्रोटेक्शन रखना चाहिए। सेरेना बोलती है मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि ये पब वगैरह है, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। तो फिर आइज़र गुस्से में बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, मैं हर टाइम तुम्हारे पीछे पीछे घूमता नहीं रहूँगा, तुमको समझ में आया, तुम्हें तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी सब कुछ, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए सेरेना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सेरेना हो जाती है गुस्सा, अब वो बता भी नहीं सकती है। और फिर पीछे से राहुल होता है, राहुल को बोलती क्या हुआ, अब तुमको क्या हुआ। तो फिर सेरेना पूछती है कि बताओ आइज़र आज कहाँ थे, उसका तो मूड बहुत ख़राब है। तो ये बता देता है कि वो गायन फैमिली में गया था, सी साइड की होटल है उसके बारे में डिस्कस करने, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है गायर के नाम पे है। अब सेरेना सोचती है अच्छा तो ये बात है। अब जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो बीच में ये आ जाता है दरवाज़ा और बीच में आ जाती है सेरेना। तो आइज़र बोलते हैं कि तुम बीच में क्यों खड़ी हो गई, जाने तो मुझे। तो फिर सेरेना बोलती है हाँ हाँ तुम सही कह रहे थे कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, तुम हमेशा मेरे साथ में नहीं रहोगे। और फिर आइज़र को एक चीज़ याद आती है कि जैसे ही मैं गया था तो उधर पे विक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि मैंने तुमसे सारी चीज़ें छीनी है आइज़र, तुम्हारे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा लॉयर, अब देखना मैं सेरेना को भी तुमसे छीन लूँगा, जो भी तुम्हारे दिल के करीब है ना, मैं सबको छीन लूँगा। और फिर वो नहीं चाहता कि सेरेना मुझसे दूर हो और उसको किस कर लेता है बहुत ज़ोर से कि उसको सेरेना से दूर नहीं जाना, कि विक्टर ने बोला था कि मैं तुमको सबसे छीन लूँगा, पर मुझे नहीं चाहता कि सेरेना मुझसे दूर हो जाए। और उसको करीब लाता है और उसको पप्पी करता है और इन लोगों की बहुत पप्पियाँ होती जाती है। और सेरेना बोलती है कि आज मुझे सिखाओ जो अधूरा रह गया था उस दिन। अब आइज़र एकदम से शॉक्ड हो जाता है और सेरेना सोचती है पहले तो सब कुछ सरप्राइज़ था, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिखाओ। और फिर आइज़र बोलते हैं नहीं, तुम बाद में रिग्रेट करोगी। तो फिर सेरेना बोलती है अरे तुमको प्रॉब्लम क्या है, जब मैं परमिशन दे रही हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आइज़र सोचता है ये लड़की मुझे पागल करके मारेगी, तुमको चाहिए क्या, तुमको ही रिग्रेट होगा, तुम चले जाओ। फिर सेरेना जिद करने लगती है नहीं, जब मैं तुमको परमिशन दे रही हूँ, अरे आई एम योर वाइफ,
क्या तुम चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो? तो फिर उसको पीछे करके बोलता है हाँ मैं नहीं चाहता सच में। और वो हंसने लग जाता है। मैं जब भी तुम्हारे इंटीमेट एरियाज़ में टच करता हूँ, कभी लिप्स में कभी वगैरह में, तो मुझे ही पता है कि मैं कैसे खुद को कंट्रोल करता था, और तुमको लगता है कि मैं नहीं चाहता? सच में हमेशा तुमने ही मुझे रोका है। और फिर वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं। एक जो ह्यूमन बीइंग, एक दिस इज़ अ फिजिकल रिएक्शन व्हेन अ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और जो नेगेटिव है उनमें में अट्रैक्शन होता है, और ये लो ये निकल जाता है उसका। और फिर उसके बटन्स ओपन करना स्टार्ट कर लेता है। और फिर वो बोलता है कि तुम अभी भी सोच लो, है ना, ठीक है, फिर तुमको रिग्रेट ना हो, आइज़र बोलता है। तो फिर उसको आके एकदम से स्मूच करने लग जाती है कि अब तुमको मेरा आंसर पता चला कि मुझे क्या चाहिए। और आइज़र भी समझ जाता है कि ठीक है भाई, अब तो उसका मन हो रहा है, चलो। अब फिर वो उसके बटन उतारना स्टार्ट कर लेता है और उसको बेडरूम में लेके चला जाता है। और ये देखो ये पड़ा भी है। अब जैसे ही वो उसको बेडरूम में लेके जाता है और वो उसके बटन उतारना स्टार्ट करता है, और इन लोगों के बीच में बहुत ही हाई लेवल की किस होती है। इट्स अ ह्यूमन बीइंग, बड़े लोगों की बातें है ना। और फिर वो उसके बहुत पूरी बॉडी में उसको टच करने लग जाता है, उसके ईयरिंग्स उतारता है, उसके नेकलेस उतारता है, उसके ग्लव्स उतारता है। और ये देखो ग्लव्स 1 2 3rd स्टेप में पूरे ग्लव्स उतार देता है। और फिर उन लोगों की बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट स्टार्ट होते हैं। एक ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ, और वो उसके हाथ में इस तरीके से किस करता है। और फिर वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक दूसरे के मन में एक एक्साइटमेंट होती है, और वो दोनों सोचते हैं कि ये सारी मेमोरीज़ हम लोगों के बीच में कभी भी नहीं जाएंगी, ये मेमोरीज़ हमेशा हम लोगों के साथ ही रहेंगी। और फिर जैसे ही आइज़र आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है, अब सेरेना के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि तुमने ऐसा कभी इमेजिन किया है कि मेरे साथ करोगे? बताओ बताओ, कभी इमेजिन किया? अब वो क्वेश्चन लगातार पूछ ली जा रही होती है, और आइज़र भी एकदम रेडी हो जाता है, हाँ आज तो टशन मिलेगा मस्त। और फिर तभी भी वो पूछे जा रही होती है, और आइज़र सोचता है सोचो तो इस मोमेंट में भी तुम मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रही हो। और वो अपने सारे शर्ट के बटन उतारने की कोशिश करते हैं। ये लो बिल्कुल जोश में आ गया हमारे आइज़र तो। और फिर वो बोलते हैं सच में तुम अभी भी मेरे से ये चीज़ पूछ रही हो कि मैंने कभी इमेजिन किया है या फिर नहीं किया है? मैंने हर दिन इमेजिन किया है, हर दिन। और वो उसके बटन पूरे लो टूट गए, बटन सॉरी टूट गए। अब फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि ये तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर्स, तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट गाल, तुम्हारे ये डिम्पल्स मुझे हर दिन पागल करता है, और हर दिन मैं क्रेज़ी होता जाता हूँ। और ये लो ये बड़े लोगों की बातें, इज़ अ ह्यूमन थिंग। मुझे लगता है कि आप लोग सब समझ जाओगे, कोई नहीं। और फिर आउच, बहुत इन लोगों का मोमेंट होता है। अब इसी तरीके से सुबह हो जाती है। अब जब सुबह हो जाती है तो सुबह तो होगी सुबह, लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है। और फिर सेरेना बोलती ये देखो तुमने क्या किया है, पूरे मेरे पे मार्क्स कर दिए, अब तो समर है, गर्मी है, मुझे मेंशन यहाँ से वहाँ जाना भी तो है, तुमने किया क्या? आइज़र बोलते ये तो बहुत मस्त व्यू है, देखो देखो। और फिर आइज़र भी उसको टीज़ करते हैं, हाँ तुमने भी मेरी पूरी पीठ में स्क्रैच कर दिए, दिखाऊँ दिखाऊँ? तो वो गुस्सा हो जाती है। और फिर आइज़र बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो तुम ना अब मेंशन में यहाँ वहाँ जाना ही नहीं, अब हम लोगों का ये वेकेशन हो गया है कुछ दिनों तक, और हम लोग इसी फ्लोर में रहेंगे, ना ही कोई आएगा ना ही कोई जाएगा। अब वो बिल्कुल ब्लश करने लग जाती है, हाय। और फिर वो लोग जाते हैं 3rd फ्लोर में। एक्चुअली ये सेरेना के मम्मी पापा का बेडरूम है। और फिर 3rd फ्लोर में कोई आएगा नहीं, और सामने ऑफिस भी है। अब सेरेना बहुत ही ज़्यादा सैड होती है कि मतलब उस दिन के बाद से आज हम लोग जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे आइज़र के लिए जो प्यार है, जो डिज़ायर है, आज शायद वो उभर पाए इस बेडरूम के ही थ्रू। और मतलब पूरे 4 दिन हो जाते हैं, और उन लोग बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और पता नहीं कि कैसे पता चलता है, पूरा कोई ना कोई आकर पूरा बेड क्लीन कर लेता है। आइज़र सबको मतलब स्टाफ लोगों को सब कुछ समझा देते हैं, पूरा खाना वगैरह उन लोगों के लिए अरेंज कर लेते हैं। मतलब सेरेना और आइज़र जाते ही, मतलब आइज़र तो जाते हैं, और अगर वो कहीं वॉक करने भी जाते हैं तो भी उन लोगों का एक पर्सनल टाइम होता है। और आइज़र काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, नीचे जाते हैं ऑफिस में, पर सेरेना नहीं जाती है। और एक रात होती है कि सेरेना बोलती है कि आज आइज़र ने इतना लेट कर लिया। और फिर जैसे ही आइज़र आता है तो सेरेना बोलती है कि आज आपने इतना लेट क्यों कर लिया, हाँ? और फिर आके उसको स्मूच करने लग जाता है। तो फिर वो बोलता है रुको तो, हुआ क्या? आजा, बहुत ख़राब मूड में लग रहे हो, आखिर हुआ क्या है? तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं ना थोड़ा सा शावर करके आता हूँ।
और जैसे ही वो शावर करके आता है तो फिर से उनका प्यारा सा पर्सनल मोमेंट स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे को वो लोग टीज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। सेरेना बोलती है मुझे पता नहीं था कि आप इतने ज़्यादा एनिमल टाइप के हो, है ना। एक दूसरे को टीज़ करने लग जाते हैं और वो लोग एक दूसरे का मोमेंट एक अच्छी तरीके से बिताते हैं जैसे एक हस्बैंड वाइफ को बिताना चाहिए। और फिर फाइनली इन लोगों का मतलब जैसे ही थोड़े दिन बचे रहते हैं समर वेकेशन के लिए, तो आइज़र बोलते हैं कि तुमको कहीं चलना है घूमने। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाला फेस फील करती है और वो बोलती है कि हाँ, जहाँ पे हम लोग की होटल बन रही है मुझे उस सी में जाना है और बहुत ही कम दिन बचे हैं पर फिर भी मुझे जाना है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो आइज़र बोलते हैं कि हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो हो ना। और फिर आइज़र भी बोलता है कि ठीक है। और फिर सेरेना बोलती है कि मेरी दादी माँ को ये न्यूज़ मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, है ना। और मुझे पता नहीं, उनकी तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनको पता चलना चाहिए। अब यहाँ पर जो विक्टर है उसको पता चलता है कि सी साइड में सेरेनिटी होटल बन रही है और वो गारेन फैमिली का पूरा एरिया है, पर फिर भी जो वो है सेरेनिटी होटल वाले पूरा दखल कर रहे हैं। और विक्टर को पता चलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं और आगे चलकर हम लोग को पूरा बैंक जो है हमारा पूरा सब कुछ नीलाम कर लेगी। और ये सब कुछ हो रहा है आइज़र की वजह से, क्योंकि आइज़र को कहीं ना कहीं हिडन ट्रुथ पता है ग्रायन फैमिली के लिए। अब यहाँ पर फ्रेडरिक की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब फ्रेडरिक बोलता है कि जो मेरा बॉस था जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था सेरेनिटी होटल में, मुझे उसको जानना है कि आखिर वो है कौन। और ये होती है एक लड़की, हाँ दिया ही है, वही चुड़ैल है, हर कहीं पहुँची रहती है ना। अब तो हम इसको बिल्कुल डेविल है, ये बिल्कुल हर कहीं आ जाती है। मतलब दिया ने ही फ्रेडरिक को बुलवाया था सेरेना के पास। अब सेरेना आती है आखिरी दिन में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। बोलते हैं ना, जब प्यार होता है तो एक ब्यूटीफुल, मतलब जो शक्ल में जो ब्यूटीफुल रहता है, जो सुंदरता रहती है, वो और भी ज़्यादा निखर के आती है। और वो जैसे ही ऑफिस जाती है बहुत सारे पेपर्स वगैरह देखती है, और एक पेपर नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही पेपर उठाती है तो देखकर हक्की बक्की हो जाती है। इसको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। वो शॉकिंग न्यूज़ होती है डिवोर्स सर्टिफिकेट होता है सेरेना और आइज़र के बीच में। तो सेरेना तो इन दिनों में नीचे गई नहीं, ऑफिस गई नहीं, क्योंकि वो 3rd फ्लोर में ही थी। पर आइज़र हर रोज़ बिजनेस के मामले में नीचे जाता था और आज वो डिवोर्स देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करती है कि ये सब कुछ क्या हुआ। मैं आइज़र को प्यार करने लगी थी, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अगर आपको आगे जानना है कि इन दोनों का सच में डिवोर्स होगा या फिर नहीं, तो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइकिंग माई स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।